चलिए दोस्तों, वंस अगेन आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 का सिलेबस को हमने डिस्कस किया था। तो चूँकि लॉन्ग वीडियो नहीं होने के कारण ना मैं ना वो 5 यूनिट पे ही चर्चा किया था, और जैसा कि कल ही आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 6 से यूनिट 10 तक डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना सिलेबस पे, वो यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक करेंगे, और अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 6 में हम लोगों को जो पढ़ना है ना, वो शिक्षा में शोध है कि नहीं। शिक्षा में शोध, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो रिसर्च वाला जो भी टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है ना, ये यूनिट 6 शिक्षा में शोध है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी सवाल हम लोगों से छूटे ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना एजुकेशनल रिसर्च से पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि पूर्व में ही मैं कह चुका हूँ कि हर यूनिट में 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है हर यूनिट को। तो इसमें भी 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को जो है ना, सेक्शन ए के अंतर्गत सबसे पहले शैक्षिक शोध का अर्थ को देखेंगे हम लोग, यानी कि मीनिंग्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, उसके विषय को देखेंगे, उसके क्षेत्र को देखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ देखेंगे। जो साइंटिफिक मेथड होता है ना, मतलब रिसर्च का जो साइंटिफिक मेथड होता है, उसके मीनिंग्स को हम लोग देखेंगे, उसके स्टेप्स को देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेप को, है ना, साइंटिफिक मेथड के स्टेप को देखना। फिर जो है ना, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण, अनुकरणीयता, उसके परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता तथा मितव्ययिता को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, गणवेशनात्मक, व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक। यहाँ पे व्याख्यात्मक वही एक्सप्लोरेटरी हो गया, और वर्णनात्मक जो हो गया ना, वो डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो वो भी हम लोगों को इसमें देखना है सेक्शन ए के अंतर्गत एजुकेशनल रिसर्च में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य, समस्या समाधान, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स है ना, उसको हम लोग देखेंगे। सिद्धांत निर्माण तथा भविष्य कथन, शोध के प्रकार, जिसमें हम लोग वही फंडामेंटल जो बेसिक है ना, मौलिक है, अनुपयुक्त है, क्रियाशील है, ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। चूँकि जो है ना, एक चीज़ आप लोग पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि जो एजुकेशन रिसर्च वाला जो पोर्शन है ना, हिंदी मतलब काफ़ी मुश्किल लगता है। हिंदी जो शब्द है ना, उसको समझने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना, बाइलिंगुअल चलने की कोशिश कीजिएगा। जो हिंदी का टर्म समझ में नहीं आया, उसके इंग्लिश टर्म को हम लोग देखेंगे। और चूँकि मैं जहाँ तक एनालिसिस किया हूँ ना यूनिट 6 का, तो कुछ पोर्शन है जो मतलब कि हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे भी इंग्लिश में होंगे। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल चलने की ज़रूरत है ना। जो चीज़ें हमें हिंदी में नहीं समझ में आए, उसको हम लोग इंग्लिश वाले टर्म में समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ना, शैक्षिक शोध शोध के प्रति उपागम को हम लोगों को देखना है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक को देखना है। ये जो मात्रात्मक तथा गुणात्मक है, इसको हम लोग देखेंगे, वही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है कि नहीं। शैक्षिक शोध में अभिकल्प, वही रिसर्च डिजाइन, है ना, एजुकेशनल रिसर्च में जो रिसर्च डिजाइन होता है उसको देखना है। फिर आ गया वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक शोध को हम लोगों को देखना है। वही डिस्क्रिप्टिव,
एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये सारे हम लोग यूनिट 6 सेक्शन ए के अंतर्गत जो है ना पढ़ेंगे, है कि नहीं। उसके बाद जो है ना उसके बाद हम लोग जो है सेक्शन बी पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, कि सेक्शन बी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चर डैट मीन्स वेरिएबल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके कंसेप्ट को देखना है, कंस्ट्रक्ट्स को देखना है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को देखना है ना। अनाश्रित चर हो गया, आश्रित मतलब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड बाह्य जो चर होता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। मध्यवर्ती तथा क्या कहते हैं इसको, हाँ, मध्यवर्ती तथा मॉडरेट, है ना, इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हाइपोथेसिस को देखेंगे। हाइपोथेसिस दैट मीन्स प्राकल्पना, इसके अवधारणा को देखेंगे, इसके स्रोत को देखेंगे, इसके प्रकार को देखेंगे। फिर शोध को जो है ना निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक वाले टर्म और निराकरणीय को देखेंगे। प्राकल्पना निर्माण कैसे किया जाता है उसको देखेंगे हम लोग, है ना, वही हाइपोथेसिस। उसके बाद जो है ना प्राकल्पना के अभिलक्षण क्या क्या है, शोध प्रस्ताव लेखन के चरण, यानी शोध प्रस्ताव लेखन मतलब कि ये हो गया ना वो रिसर्च राइटिंग, है ना, उसके स्टेप्स को जो है ना हम लोग देखेंगे। प्रतिदर्श को देखेंगे, इसकी अवधारणा को देखेंगे, सैंपल को देखेंगे, है ना, जिसमें सैंपल सब जो नमूना जिसको कहते हैं उसके अभिलक्षण को देखेंगे। सैंपल टेक्निक देखेंगे, नमूना चयन तकनीक को देखेंगे, है ना। प्रायिकता तथा गैर प्रायिकता नमूना चयन, वही रैंडम और नॉन रैंडम को हम लोग देखेंगे, सैंपलिंग, है ना, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग को। उसके बाद हम लोग जो है ना रिसर्च टूल्स को देखेंगे, वही शोध के जो उपकरण होते हैं, उपकरण के जो क्या क्या मेथड्स है, मेथड्स ऑफ टूल्स देखेंगे, उसकी मान्यता देखेंगे, उसकी विश्वसनीयता को देखेंगे, है कि नहीं। तथा उसके स्टैंडर्डाइज्ड को देखेंगे, मानकीकरण को देखेंगे, और उसकी क्या कहते हैं उसको, विश्वसनीयता को, वैलिडिटी तो वैधता हो गया, रिलायबिलिटी, है ना, उसको देखेंगे। उसके बाद ये जो टूल्स है ना उसके टाइप्स को देखेंगे, जैसे कोटि निर्धारण हो गया, पैमाना हो गया, अभिवृद्धि हो गई, निर्धारण पैमाना हो गया, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अभिक्षमता परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया, इन्वेंट्री हो गया, शोध की तकनीकें हो गई, प्रेक्षण हो गया, साक्षात्कार तथा प्रक्षेपी तकनीकें हो गई। तो ये सारे चीज़ें जो है ना हम लोगों को इसमें देखना है, किसमें, यूनिट 6 सेक्शन बी के अंतर्गत। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को देखना है, तो सेक्शन सी के अंतर्गत मापन पैमाने के प्रकार को देखना है ना, जिसमें ये सारे मैथमेटिकल्स टाइप हो जाएंगे, है ना। तो इसमें नॉमिनल हो गया, क्रम सूचक हो गया, अंतराल हो गया, रेशियो हो गया, अनुपात हो गया। फिर जो है ना वो मात्रात्मक जो है ना क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस हो गया, मात्रात्मक डाटा विश्लेषण। उसके बाद जो है ना डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस हो गया, वो हो गया। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन हम लोग देखेंगे, परिवर्तिता देखेंगे, विश्वासाश्रित सीमाएं तथा डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण को देखेंगे, है ना। फिर जो हम लोग देखेंगे वो है प्राकल्पना का परीक्षण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग जो है ना इसको आप पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसमें जब जब प्राकल्पना का जो हाइपोथेसिस होता है ना उसका जब परीक्षण होता है तो उसमें जो है ना उसके
टाइप 1 एंड टाइप 2 की त्रुटियां, मतलब कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्राकल्पना परीक्षण में जो टाइप 1 और टाइप 2 जो त्रुटियां है ना, जो एरर है ना, तो इस पोर्शन को आप लोग याद रखिएगा। जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद सार्थकता के स्तर को देखेंगे, सांख्यिकीय जांच की शक्ति हो गई तथा इसके प्रभाव का आकार हो गया, प्रचलित तकनीकें हो गई, गैर प्रचलित तकनीकें हो गई, है कि नहीं। प्रचलित तकनीकों के प्रयोग के लिए संतुष्ट करने वाली कौन कौन सी स्थितियां हैं, वो हो गई। अनुमानिक डेटा विश्लेषण, है ना, ये पढ़ना है हम लोगों को। सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग और विवेचन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग और विवेचन, ये बुलेट्स पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सहसहचर्य, टी परीक्षण, जेड परीक्षण, एनोवा, काई वर्ग, समान प्रायिकता, सामान्य प्रायिकता प्राकल्पना, गुणात्मक डाटा विश्लेषण, डाटा न्यूनन तथा वर्गीकरण विश्लेषण, परिवर्तन और कंस्टेंट कंपैरिजन, त्रिभुजन की अवधारणा। तो ये आप लोग बिल्कुल एकदम याद रखिएगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, वो क्या है, ये टी परीक्षण हो गया, जेड परीक्षण हो गया, है ना, एनोवा हो गया, काई वर्ग हो गया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एवरी ईयर यूजीसी नेट जो है ना, हर साल जो है ना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। टी परीक्षण हो गया, जेड परीक्षण हो गया, एनोवा परीक्षण हो गया, काई वर्ग हो गया। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना, आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, है कि नहीं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, जिनके पास ये नहीं है, क्या कहते हैं वो, सिलेबस। वैसे तो सबके पास है लेकिन फिर भी। हाँ, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ना सेक्शन डी को, है कि नहीं। सेक्शन डी यूनिट 6, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है गुणात्मक शोध अभिकल्प, वही क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्या देखना है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये सेक्शन डी वाला जो है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी अभिकल्प, वही ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, है ना। उसके बाद उसके टाइप्स को, अभिलक्षण को, डिज़ाइन को, जीटी रिसर्च संचालित करने में जो है कौन कौन से स्टेप्स है उसको, है ना। जीटी की सबलताएं और उसकी दुर्बलताएं को देखेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद विवरणात्मक और नैरेटिव शोध अभिकल्प। नैरेटिव शोध अभिकल्प बड़ा मशहूर है रिसर्च वाले पोर्शन में ना, ये नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है ना, बहुत पॉपुलर है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं। तो इसके हम लोग अर्थ, प्रमुख अभिलक्षण को देखेंगे। उसके बाद हम लोग विवरणात्मक शोध अभिकल्प के संचालन में कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है विवरणात्मक, है ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। केस स्टडी डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स है, जो घटक है, उसको देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, उसके अभिलक्षण को देखेंगे। उसके बाद केस स्टडी डिज़ाइन के जो है ना, केस स्टडी डिज़ाइन के हम लोग प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ केस स्टडी, है ना। तो इसके प्रकार को देखेंगे। केस अध्ययन शोध के संचालन में निहित चरण, मतलब कि जो केस स्टडी में जो किया जाता है ना रिसर्च में, उसके भी कौन कौन से स्टेप्स है उसको हम लोग देखेंगे। उसकी सबलताएं हो गया और दुर्बलताएं हो गई, वही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कह लीजिए आसानी
आसान शब्दों में वो हो गया। और ये जो है ना निर्जाति वर्णन, उसके अर्थ, विकल्प, निहित पूर्व अवधारणाएं, निर्जाति वर्णन, शोध संचालन में निहित चरण, है ना, निर्जाति पर ब्यौरा लेखन, वही रिपोर्ट राइटिंग, सबलताएं तथा दुर्बलताएं, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज, मिश्रित पद्धति अभिकल्प, है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिक्स्ड रिसोर्स डिजाइन मेथड, है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अभिलक्षण, मिश्रित पद्धति, वही हो गया, मतलब कि मिक्स्ड मेथड हो गया। टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन, मिश्रित पद्धति अभिकल्प के प्रकार, विभूजन हो गया, व्याख्यात्मक हो गया, गणवेशनात्मक अभिकल्प हो गया। मिश्रित पद्धति अभिकल्प के संचालन में निहित चरण कौन कौन से जो है ना, मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स को अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, उसको देखना है। उसके बाद इसकी भी जो है ना मिक्स्ड मेथड रिसर्च की जो सबलताएं और दुर्बलताएं हैं, जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, उसको भी देखना है। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह से हम लोग मतलब कि यूजीसी नेट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 6 जो एजुकेशनल रिसर्च है ना, शैक्षणिक शोध वाला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है, बहुत डीपली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत नहीं बल्कि बहुत 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 क्वेश्चन यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर में पूछे जाते हैं। और सबसे फोकस करने की ज़रूरत हम लोगों को सेक्शन डी पे, सेक्शन ए पे है, और सेक्शन सी के जो कुछ पार्ट्स हैं ना, उस पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और कौन कौन से बुलेट पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो यूनिट 7 के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन, है कि नहीं? तो ये देखते हैं, इसमें भी 4 सेक्शन में डिवाइड है। तो सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोगों को देखना है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण, संकल्पनाएं तथा चरण, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, उसकी अर्थ, आवश्यकताएं तथा अध्यापक शिक्षा में इसके क्या क्या निहितार्थ है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षण का संगठन, वही ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्मृति स्तर को देखेंगे, हर्बर्टियन मॉडल को देखेंगे, समझ स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखेंगे, जो मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, मॉरिसन टीचिंग मॉडल। ये देखिए, मतलब एक फ़ायदा हो जाता है ना एजुकेशन वाले को कि बहुत सारे टॉपिक जो आप एजुकेशन में पढ़ेंगे ना, वो आपको रिपीटेड, मतलब उसमें पेपर 1 में भी पढ़ना, तो कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशन पेपर वाले को ये बेनिफिट हो जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि ये पोर्शन भी हम लोग उसमें रिसर्च में भी देखे थे, बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग पेपर 2 में पढ़ेंगे, वो पेपर 1 के भी रिसर्च में पढ़ना है उस टॉपिक को, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी जैसे पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम लोगों को ये सब पढ़ना है ना। स्मृति स्तर जो हर्बर्ट ने दिया था, हर्बर्ट का मॉडल था वो, अंडरस्टैंडिंग जो मॉरिसन का मॉडल था, वो हम लोगों को यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है। परावर्ती स्तर बीगे तथा हंट टीचिंग मॉडल, वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। तो ये सारी मतलब कि ये सारे फायदे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान की संकल्पना, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान की संकल्पना, उसके मीनिंग्स को देखेंगे, उसके रूल्स को देखेंगे, उसके प्रिंसिपल को देखेंगे। उसके बाद स्वनिर्देशित अधिगम की सक्षमता, प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत, माकल्य नोल्स, है ना, शिक्षार्थी स्वायत्ता का गत्यात्मक मॉडल, ये सारे चीज़ जो है ना हम लोग किसके थ्रू अंतर्गत देखेंगे? यूनिट 7 सेक्शन ए के अंतर्गत, और ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं? तो एक तो ये हो गया। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर हम लोग जो देखेंगे वो मूल्यांकन प्रणाली को देखेंगे, है ना, इवैल्यूएशन सिस्टम को देखेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण,
अधिगम के लिए मूल्यांकन, है ना, अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब वही लर्निंग के लिए मूल्यांकन हो गया, अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन, बड़ा इम्पोर्टेंट है, अधिगम के लिए मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन, कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा हम लोगों को। मूल्यांकन के प्रकार मतलब वही टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद पदस्थापन, प्रारंभिक, निदानात्मक, योगात्मक, वही समेटिव हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, ये सारे जो है ना डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवैल्यूएशन, इसके उद्देश्य को, परिणामों के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है उसको, अधिगम के संज्ञानात्मक, एंडरसन तथा क्रैथवोहल का इवैल्यूएशन सिस्टम को देखना है, भावात्मक, क्रैथवोहल तथा साइकोमोटर और एच दवे क्षेत्रों का मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यूनिट 7 सेक्शन बी के अंतर्गत। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है सेक्शन सी, है कि नहीं। तो सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा के शिक्षण शास्त्र का मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि युक्तियाँ और प्रकार, मानदंड, प्रतिपुष्टि युक्ति के रूप में मार्गदर्शन, तो ये वही गाइडेंस होगी। तो ये बहुत मतलब कि बहुत नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट है ना। और उसके अलावे जो हम लोग इसमें देखेंगे पोर्टफोलियो का विश्लेषण, नाम तो आप लोग सुने होंगे, पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है ना एलिमेंट्री स्कूलों में, वो पोर्टफोलियो का विश्लेषण एनालिसिस करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्टिव जर्नल ये दोनों इम्पोर्टेंट है। रूब्रिक्स मॉडल जो है ना, रूब्रिक्स का जो प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट, सक्षमता आधारित मूल्यांकन, अध्यापक निर्मित आईसीटी संसाधनों का मूल्यांकन, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। पोर्टफोलियो का विश्लेषण, रिफ्लेक्टिव जर्नल, रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट, सक्षमता आधारित मूल्यांकन, अध्यापक निर्मित आईसीटी संसाधनों का मूल्यांकन, तो ये सारे क्या है इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन डी को, किसको देखेंगे, सेक्शन डी को। सेक्शन डी में कहता है प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, उसमें अंतःक्रिया विश्लेषण, फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण, गैलेवो की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति, कक्षा अंतर्गत घटनाओं की रिकॉर्डिंग, अंतःक्रिया मैट्रिक्स का निर्माण और व्याख्या, अध्यापक मूल्यांकन के मानदंड, उत्पाद प्रक्रिया तथा पूर्व ज्ञान मानदंड, स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स, अर्थ निर्माण के चरण, ये सारे इम्पोर्टेंट है। यूनिट 7 सेक्शन डी के ऑल इन ऑल पार्ट क्या है इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे चीज़ों को अच्छे से देखने की क्या है ज़रूरत है। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग यूनिट 8 है ना, ये भी 4 सेक्शन में डिवाइड है। इसमें क्या क्या है, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी मतलब वही आईसीटी इन एजुकेशन, है ना, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं कि सेक्शन ए क्या कहता है एक विषयानुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी ईटी की संकल्पना, किसकी, ईटी की संकल्पना। थोड़ा सा जो है ना इसमें डिफ़िकल्टी लेवल मतलब ज़्यादा है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है ना, क्योंकि इसका इंग्लिश टर्म ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना, ये देखेंगे। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तथा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, औपचारिक, गैर औपचारिक, मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा को देखेंगे, है ना, ओपन एंड डिस्टेंस, है ना, एजुकेशन को। उसके बाद अनौपचारिक तथा समावेशी शिक्षा पद्धति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, कहने का मतलब है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है ना, मतलब अनौपचारिक को क्या, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ना, उस मेथड में जो है ना शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है ना, आईसीटी का। उसके बाद व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा रचनावादी सिद्धांतों का को विहंगावलोकन और अनुदेशात्मक अभिकल्पों में उसका निहितार्थ। उसके बाद इसमें स्किनर हो गया, पियाजे हो गया, आजुबेल हो गया, ब्रूनर हो गया, वाइगोत्स्की हो गया,
अधिगम सिद्धांतों तथा अनुदेशात्मक राजनीति के बीच संबंध, वृहद तथा लघु एवं औपचारिक तथा गैर औपचारिक समूहों के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या क्या है हम लोगों को देखना है। सेक्शन बी में देखना है अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम, अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल, जैसे ADDI, है ना, SSURE, डिक तथा डिक एंड केरी मॉडल मेंशन ग्रेंगे द्वारा। ये सारे आप लोग याद रखिएगा। जो मॉडल्स पूरे यूनिट 1 से लेकर 10 तक में जो मॉडल्स पे हमने चर्चा किया है वो सारे मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं। मॉडल्स को अच्छे से देखने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो मॉडल्स जो भी है ना उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मॉडल से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या प्रतिपादित नाइट इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5 इज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी अनुदेशात्मक अभिकल्प के 9 तत्व, शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, है ना। उसके बाद CAI, ये सारे मॉडल की ही बात हो रही है। CAL, CBT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CML कंसेप्ट, ODLM, है ना, तैयार करने की प्रक्रिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना, इसको डिस्कस करेंगे तो उसके फुल फॉर्म को देखेंगे और देखेंगे कि ये क्या है कि नहीं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इस पे मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बोरिंग भी हो जाएगा, है ना। आजकल तो लोग 10 मिनट के वीडियो को भी बाई पेशेंस नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग देखने का, समझने का। उसके बाद ई लर्निंग की अवधारणा, ई लर्निंग के प्रति उपागम, ऑफलाइन ऑनलाइन, सहकालिक असहकालिक, मिश्रित अधिगम, मोबाइल अधिगम, मोबाइल लर्निंग। तो ये सारे चीज़ भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ना है हम लोगों को, है ना। उसके बाद अब सेक्शन सी हम लोग देख लेते हैं कि भैया सेक्शन सी क्या कहता है। तो ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ, सामाजिक अधिगम अवधारणा अधिगम के लिए वेब 2.0 के साधनों का उपयोग, उसमें भी वेब 2.0 हम लोग को पढ़ना है, जो ICT पढ़ना है ना यूनिट इसमें पेपर 1 में, उसमें भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देखना है, जैसे ब्लॉग्स हो गए, चैट्स हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, डिस्कशन फोरम हो गया, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हो गए, क्रिएटिव कॉमन हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी MOOCs, MOOCs। तो उसको जैसे MOOCs को हम लोग को वहाँ भी पढ़ना है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में पेपर 1 में, और यहाँ भी पढ़ना है। तो बहुत सारा चीज़ जो है ना, जो यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है वो यहाँ पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए ये बेनिफिट है थोड़ा बहुत। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज देखना है, इसके कंसेप्ट को देखना है, इसके अनुप्रयोग को देखना है, ई इंक्लूजन को देखना है ना, इसकी अवधारणा को देखना है, ई लर्निंग में सहायक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ई लर्निंग की गुणवत्ता, सिस्टम की गुणवत्ता का मापन, सूचना सिस्टम सेवा, उपयोगकर्ता संतुष्टि और शुद्ध लाभ, D&MI सक्सेस मॉडल 2003, ई शिक्षार्थियों तथा ई अध्यापक अध्यापन तथा शोध के लिए आचार नीतिक मुद्दे। ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 8 सेक्शन सी के अंतर्गत, है ना। उसके बाद अब हम लोग इसका सेक्शन डी देख लेते हैं, बहुत छोटा है ना। सेक्शन डी में मूल्यांकन प्रशासन तथा शोध ICT का प्रयोग, वही मूल्यांकन प्रशासन और शोध में जो है ना रिसर्च, ICT इन रिसर्च का प्रयोग हो गया। इसमें ई पोर्टफोलियोज हो गया, शोध के लिए ICT हो गया, ऑनलाइन रिपोर्टरीज तथा ऑनलाइन पुस्तकालय, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स, ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स तथा टेस्ट जेनरेटर्स, अवधारणा तथा इसके विकास पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो है जो सिलेबस है यूनिट 8, है ना, सेक्शन डी, वो समाप्त हुआ। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, चूँकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन इसको इसमें बना के ना कंप्लीट कर ही देना है।
तो अब हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट, है ना, वो यूनिट 9 शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसमें क्या क्या देखना है हम लोगों को। बहुत हार्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन पूछे जाते हैं मॉडल्स वगैरह से, जो क्वेश्चन है ना उससे पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोग को देखना है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का अर्थ, सिद्धांत, कार्य तथा महत्व, संस्थानिक निर्माण, पोस्ट कार्ब, है ना, POSTCARB, इसके कुछ फुल फॉर्म भी है, हम लोग चर्चा करेंगे। इसको अच्छे से पोस्ट कार्ब को देखने की ज़रूरत है, CPA मॉडल को भी देखने की ज़रूरत है, PERT भी इम्पोर्टेंट है, प्रबंधक एक प्रणाली के रूप में, शॉर्ट एनालिसिस भी, शॉर्ट SWOT, है ना, शॉर्ट को भी देखना जरूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस टेलरवाद एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन, अधिकारी तंत्र के रूप में प्रशासन, प्रशासन के प्रति मानव संबंध उपागम, संगठनात्मक अनुपालन, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक वातावरण। तो ऊपर जो जो हम बताएं इम्पोर्टेंट, उसको अच्छे से देखने की क्या है ज़रूरत है, और अच्छे से हम लोग इस पर कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। अब हम लोग सेक्शन बी देख लेते हैं यूनिट 9 के क्या क्या है। तो इसमें है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व और तथा प्रकृति, नेतृत्व के प्रति उपागम, विशिष्टता, परिवर्तनकारी, कार्य संपादन परक, मूल्यांकन आधारित, सांस्कृतिक, मनोगत्यात्मक और करिश्माई नेतृत्व के मॉडल, है ना। ब्लैक तथा मूटन्स के प्रबंधकीय ग्रिड, फिडलर की कंटीजेंसी मॉडल, त्रिआयामी मॉडल इम्पोर्टेंट है, हर्सी तथा ब्लेंचार्ड का मॉडल, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ये सारे चीज़ जो है ना हम लोगों को देखना है यूनिट 9 सेक्शन बी के अंतर्गत। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है सेक्शन सी यूनिट 9, गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता, वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना। क्वालिटी के क्या क्या कंसेप्ट है, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, गुणवत्ता का क्रम विकास, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, TQM, याद रखिएगा इसको पढ़ना है, किसको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM को। 6 सिग्मा को भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। गुणवत्ता गुरु वाल्टर सेवार्ट, एडवर्ड डेमिंग, CK प्रहलाद, ये जो मैं TQ से बोल रहा हूँ ना, वो CK प्रहलाद तक एकदम इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किस पे चर्चा करेंगे, यूनिट 9 सॉरी, हाँ, यूनिट 9 सेक्शन डी, है ना। तो देख लेते हैं क्या कहता है। परिवर्तन प्रबंधन, है ना, अर्थ, नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल देखना है इसको, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रिफ्रीजिंग इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन का जापानी मॉडल, जस्ट इन टाइम मॉडल, पोकोयोक मॉडल इम्पोर्टेंट है। गुणवत्ता की लागत, मूल्यांकन लागत, विफलता की लागत, निर्यात लागत लाभ विश्लेषण, लागत प्रभावी विश्लेषण, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां, उद्देश्य, कार्य, भूमिकाएं एवं पहल, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAC, कार्य निष्पादन संकेतक, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI देखना है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क IMQAHE। तो इसमें जो जो मैं बोला हूँ कि देखना है, इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारा जो है यूनिट 9 सेक्शन क्या हो गया, यूनिट 9 सेक्शन डी कंप्लीट। अब हम लोग जल्दी जल्दी यूनिट 10 को देख लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को। इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, सॉरी गाइज। तो समावेशी शिक्षा पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो ये जो है सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके प्रिंसिपल को, इसके विषय क्षेत्र को, लक्षित समूह को, विविधतापूर्ण शिक्षार्थी हाशिए पर स्थित समूह, है ना, मतलब वो विविधतापूर्ण जो शिक्षार्थी या लर्नर है ना वो हो गया, और जो हाशिए पर जो समूह है वो, अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी, समावेशी शिक्षा के दर्शन का उद्विकास कह लीजिए, विशेष एकीकृत समावेशी शिक्षा, विधिक प्रावधान,
मतलब कि क्या क्या प्रावधान है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से अधिनियम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समावेशी शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो संशोधित रूप था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का, उसमें क्या बातें कही गई थी समावेशी शिक्षा के लिए, वो देखेंगे हम लोग। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 हम लोग देखेंगे, निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति 2006 को देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को देखेंगे, असमान शिक्षार्थियों के लिए रियायतें कौन कौन सी हैं वो देखेंगे, सुविधाएं शैक्षिक तथा आर्थिक, भारतीय पुनर्वास वही रिहैबिलिटेशन जो है ना अधिनियम 1992 देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, UNCRPD इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज तथा इसका निहितार्थ को हम लोग देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन ये सारे बुलेट्स पॉइंट जो है ना ये सारे टॉपिक पे चर्चा करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट 10 सेक्शन बी को, दोषग्रस्तता, इम्पेयरमेंट, दिव्यांगता, डिसेबिलिटीज तथा अपंगता, हैंडीकैप की अवधारणा। ICF मॉडल के आधार पर दिव्यांगताओं का वर्गीकरण, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ICF मॉडल को देखना है। विद्यालय की तैयारी तथा समावेशन के मॉडल्स, असमान अध्यताओं का बाहुल, इनके प्रकार, अभिलक्षण, इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं, बौद्धिक शारीरिक तथा बहुल दिव्यांगता, दिव्यांगता के कारण तथा निवारण, समावेश हेतु असमान शिक्षार्थियों की पहचान, शैक्षिक मूल्यांकन की विधियां, तकनीक तथा उपकरण, ये सारे चीज़ जो है ना यूनिट 10 सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोगों को देखना है। इसमें ICF मॉडल जो है ना जिसमें दिव्यांगताओं का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको देखना इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्या, सेक्शन सी, यूनिट 10 सेक्शन सी को, समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन कैसे करना है। कक्षा की बात चल रही है कि एक कक्षा जो होंगे ना समावेशी कक्षा, उसका नियोजन और मैनेजमेंट कैसे करना है। आधारिक संरचना, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार, असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठचर्या तथा पाठचर्या अनुकूलन, असमान शिक्षार्थियों के लिए सहायक तथा अनुकूल प्रौद्योगिकी उत्पाद, सहायक साधन तथा उपकरण तथा प्रक्रिया, व्यक्तिकृत शिक्षा योजना, उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, है ना, माता पिता तथा पेशेवरों की भागीदारी क्या रहनी चाहिए, पिता समकक्ष व्यक्तियों, पेशेवरों, अध्यापकों, विद्यालयों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करना है यूनिट 10 सेक्शन सी के अंतर्गत, है ना। अब जो हम देखेंगे यूनिट 10 सेक्शन डी, है ना, उसमें कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तथा सुकारक तत्व, अभिवृद्धि, सामाजिक तथा शैक्षिक, भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति तथा आचार नीतिक मुद्दे, भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रवृत्तियां, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कौन कौन से शोध हुए हैं, कैसी कैसी शोध हुई है, कैसे कैसे शोध हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेक्शन डी के अंतर्गत देखना है, पढ़ना है, समझना है, डिस्कस करना है। तो इसी के साथ आज हमारा पार्ट 2 UGC नेट, है ना, एजुकेशन पेपर का सिलेबस पे हम लोग चर्चा किए, सिलेबस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, सिलेबस को समझा। और जैसा कि फर्स्ट वीडियो में ही मैं कह चुका हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ना सिलेबस को ओवरव्यू करते रहना, सिलेबस को समझते रहना, सिलेबस को देखते रहना, सिलेबस को पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल उम्मीद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप भी जब इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना आपका एक ओवरव्यू हो जाएगा, ताकि जब आप आगे पढ़ेंगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से जो है ना आप कंटेंट को समझिएगा, पढ़िएगा, आप अपने मेमोरी में उसको समाहित कीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, है ना, वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम
आप सब लोगों के लिए लेकर मैं आता रहूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेता हूं आपसे और मिलता हूं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।